हाँ तो बच्चों, वेलकम वेलकम टू ऑल। इस पार्ट 4 वाले वीडियो में आप सभी का मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि गेस्ट पेपर का डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले के पार्ट 3 पार्ट आप देख चुके होंगे और ये रहा आपका पार्ट 4, जिसमें कि हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे बेटा। सेक्शन डी को जो कि होता है 4 मार्क्स का, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बराबर। इसके पहले की 3 पार्ट आपने देखे होंगे, ऐसे में आशा करता हूं इस पार्ट को भी आपको देख लेना चाहिए अगर आप एक 12th के एस्पिरेंट हो, जिसको अभी 21 फेब को बोर्ड की एग्जाम देनी है, महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम अगर आपको देनी है। एज वेल एज यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि ये जो बोर्ड है वो आगे चल के अपग्रेड होकर डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट होने वाले लगभग 1 महीने के अंदर ही। वो आप चिंता मत करिए, उसकी वो भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज कि ये अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज इस गरीब के चैनल को लाइक करो, कुछ कमेंट करके आपको कुछ बताना है बताओ, एंड एज वेल एज सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो बच्चे लातूर सिटी में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे अपना ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है। तो साल भर का अगर बैच आपको ज्वाइन करना है विथ जहां पे मैं बोर्ड सीईटी जेई एक साथ पढ़ाऊंगा, तो 11 टू 12th मूविंग या फिर 10th टू 11th मूविंग, जो भी बच्चा हो यहां ऑफलाइन तरीके से पढ़ सकता है। मेरा यहाँ पे ऑफलाइन बैच चलता है। डिटेल उसका जो बैच डिटेल हो या एड्रेस फोन नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते सवाल को। तो 27 नंबर का सवाल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, और ये 3 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और आपको रिडक्शन मेथड से इसका सॉल्यूशन करना। तो रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड दो तरीके की मेथड होती है। तो रिडक्शन मेथड में आप क्या करते हो, आप याद करो। तो यहां पे सबसे पहले आप मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हो, इसका आप लिखते हो मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा इसका? इसका मैट्रिक्स इक्वेशन होगा 1 1 1 0 1 1 1 1 -1, इस तरीके से, इनटू ये होगा आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यहां पे -1 2 3। इस तरीके का आप क्या लिखते हो, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हो। फिर आप क्या करते हो, देखो इन 3 वैल्यूज को जीरो लाने की कोशिश करते हो। रिडक्शन मेथड में यही करते हो ना, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां 3 जगह पे आप जीरो लाते हो, ऐसे ही करना होता है। इन 3 प्लेसेस पे आप क्या लाते हो, जीरो लाते हो। ये तो पहले से जीरो है तो इसे जीरो लाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसके लिए हम लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 करेंगे तो ये बनेगा 1 1 1, ये 0 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे -1 यहाँ आएगा -2, और ये आएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में इस पे अप्लाई नहीं होता है। तो -1 2, एंड ये आपका रहा 3 -+1 +4, राइट। यहाँ पे 3 जगह पे जीरो लाना होता है। कभी कभी क्या होता है, ये तीनों जगह पे जीरो नहीं होता है, तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ भी करो, यहाँ 3 जगह पे जीरो लाओ। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन लिखो। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन लिखता हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, चलो इसी इक्वेशन नंबर 1 बोलते थे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिली, y प्लस जेड इक्वल टू 2, और थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम, यानी यहां से मिलेगा -2z इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते, बराबर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि z का वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है, -2 आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपका है इक्वेशन नंबर 3। अगर z की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दे, अगर z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दे तो क्या मिलेगा, z की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दे तो देखो y, और ये z कितना है -2 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4, y की वैल्यू आ गई 4। अब y और z की वैल्यू आप कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे। y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो x प्लस 4, और ये -2, यानी ये बन गया -1, तो x प्लस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -3।
तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू -2। देखो ये सॉल्यूशन बन गया। कभी भी ऐसे सवाल जब आता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपके आ गई, ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन के तीनों इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक बार अपन क्रॉस चेक करेंगे हो रहा है कि सेटिस्फाई। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड यानी -3 + 4 कितना +1, +1 -2 कितना -1। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड इक्वेशन है y प्लस जेड इक्वल टू 2, उन दोनों का एडिशन y और z का एडिशन 2 आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, x कितना है -3, y कितना है 4, -3 + 4 कितना +1, +1 -2, माइनस माइनस +2 +3 सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब आपके एक्स वाई जेड के वैल्यूज करेक्ट है, ये उसका सीधा सा मीनिंग हो रहा है। तो यहां स्कीम ऑफ मार्किंग कैसे आएगी? यहां स्कीम ऑफ मार्किंग बच्चों काफी सिंपल वे में आपको यहां पे जैसे आपने जैसे इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में उतारा, यहीं पे आपका 1 मार्क फिक्स है। जैसे आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में उतारा तो यहां पे आपका 1 मार्क फिक्स मिलेगा। और ऑब्वियसली जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाली स्टेप करके ये इक्वेशन लिखा तो यहां पे आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा, यहां आपका 1 मार्क मिल जाएगा। और ये जो वैल्यूज आपने निकाली इसको आपको 1 मार्क मिल जाएगा, है ना? इसको आपको 1 मार्क यानी 3 वैल्यूज है ना, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके मैं कहीं पे भी 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको दिखा सकता हूं कहीं भी। मतलब मान लो कि आपने z की वैल्यू सही लिखी है, z की वैल्यू सही लिखी है, लेकिन आगे आपने 2 वैल्यूज गलत की, फिर भी इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स मिलने चाहिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर यहां तक आप सही हो फिर भी आपको 3 मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, तो अगर तीनों सही है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। अब वो 2 मार्क का इंटरनल डिवीजन वो पेपर चेकर कैसे भी कर सकता है, थोड़ा सा तो लिबर्टी होता है उसके पास। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। नाउ सी सेक्शन डी 4 मार्क्स का ये 28 नंबर का सवाल है। और जैसे कि मैंने इसके पहले पार्ट 1 में बताया था कि सेक्शन डी का कुछ एनालिसिस करके बताया था, तो सेक्शन डी में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ये थ्योरम काफी बार अभी भी पहले भी आ चुका है और इस बार आने का चांस है, क्योंकि 2025 में 2025 में इस लेसन से जो दूसरा थ्योरम आता है ना सेपरेट लाइंस निकालने वाला, वो पूछा था। तो अभी इस बार इस थ्योरम के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इसका प्रूफ काफी सिंपल है, आपने इसका प्रूफ काफी बार बनाया होगा, वापस से मैं और एक बार बताता हूं। देखो थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन दिस लाइंस, तो आप क्या करिए, इनके स्लोप्स, लेट स्लोप्स ऑफ इस इक्वेशन में कितनी लाइंस होंगी? 2 लाइंस होंगी। इनका जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, लेट स्लोप्स ऑफ दिस इक्वेशन हम मान लेते हैं कि m1 एंड m2 है। हमने स्लोप क्या माना? m1 एंड m2 माना। अब आगे देखो, देयरफॉर आपको पता है कि m1 प्लस m2 को आप क्या लिख सकते हैं? -2h/b। m1 m2 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं a/b। m1 m2 को लिख सकते हैं a/b। तो यहां पे इसके बाद अच्छा मैं आगे चल के, ये देखो आगे चल के वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2। अगर आपके पास 2 लाइंस के स्लोप है तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो, शायद आपको याद होगा। तो इसका यूज करने वाला, तो इसका अगर मुझे यूज करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए m1 m2 यहां से पता है, लेकिन न्यूमरेटर में आपको क्या पता होना चाहिए? m1 माइनस m2, जो कि मेरे पास नहीं है। तो इन दोनों की हेल्प से हम m1 माइनस m2 पहले निकाल लेते। वी नो दैट m1 माइनस m2 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 होता है। यानी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपका इक्वेशन होता है। बस इसी से हम m1 माइनस m2 निकालेंगे। तो यहां पे आएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a/b। और यहां पे डिनोमिनेटर क्या आएगा? एलसीएम लेंगे b स्क्वायर, तो यहां बचता है 4h स्क्वायर माइनस 4ab।
ये वैल्यू किसका है, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का। तो ऑब्वियसली m1 माइनस m2 क्या हुआ, अगर यहां पे मैं आपको लिख के बताऊं तो देखो, देयरफॉर m1 माइनस m2, अब अपन क्या करने जा रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट। 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लेके 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये रहेगा। ठीक है, ये आपका m1 माइनस m2 का वैल्यू रहेगा, वो यहां पे डाल दो। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, ये वैल्यू यहां पे डाल दिए, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन 1 प्लस ए बाई बी, 1 प्लस ए बाई बी। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ये अपॉन बी और होल डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी अपॉन बी आएगा, ये b भी हट जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, बराबर। तो यहां पे आपकी स्कीम ऑफ मार्किंग क्या होगी इस क्वेश्चन में, अगर मैं स्कीम ऑफ मार्किंग मैं आपसे बताऊं तो यहां आपका 1 मार्क मिलना चाहिए, यहां आपको 1 मार्क मिल जाना चाहिए। और इस फॉर्मूला से आपने m1 माइनस m2 निकाला, यहां यहां आपका 1 मार्क फिक्स होना चाहिए, यहां आपका 1 मार्क फिक्स होना चाहिए। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिखा, यहां पे 1 मार्क, और जैसे ही आपका रिजल्ट मिला, यहां पे 1 मार्क। तो इस तरीके से आपका स्कीम ऑफ मार्किंग इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए, बराबर। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, इसको तो करके ही जाओ, चाहे अगर समझ में तो आने वाला है, मतलब कितना सिंपल स्टेप से ये सॉल्यूशन बनता है, फिर भी 4 बार 5 बार 10 बार रट्टा मारो, लेकिन ये थ्योरम को भूलो मत, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, याद रखो। ओके, तो आगे ये सवाल देख लो, क्वेश्चन 29 है, एओडी का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है। तो वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन के लिए ऑन 0,5। तो बेटा याद करो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मैं एक बार स्टेटमेंट आपको रिवाइज कराता हूं। LMVT का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन a, b, देखो पहली बात ये क्या बोलता है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन a, b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन a, b, ये होना चाहिए। f(x) क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर ऐसे होता है तो यहां पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 C, मतलब ऐसा कोई एक नंबर यहां पे जरूर बनेगा, यहां पे एक नंबर जरूर बनेगा इस इंटरवल के अंदर, सच दैट f(c) इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहां पे बोला है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई करो का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट आपको मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो सॉल्व करके आपको सी भी बताना रहेगा कि सी का वैल्यू क्या आता है। अब फिलहाल आप पहले फंक्शन देखो, ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। आपको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, तो ऐसे आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ होता है ना, आधा राइट हैंडेड पैराबोला। तो अगर स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है तो वहां ग्राफ अपने डोमेन में, ग्राफ अपने डोमेन में कहीं कट है क्या, नहीं, कहीं पे नॉट डिफाइन है क्या, नहीं, कहीं पे कॉर्नर पॉइंट बनता है क्या, बिल्कुल नहीं, उसका ग्राफ सीधा है, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं है मतलब ऑल वेयर डिफरेंशिएबल है, कहीं पे कट नहीं है मतलब ऑल वेयर कंटिन्यूअस है। तो आप सिंपल लिखो कि गिवन फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस इन 0,5, इट इज कंटिन्यूअस इन 0,5। हाँ, एक बार
आप नोटिस करो कि इस इंटरवल की कोई वैल्यू यहां डालेंगे तो क्या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है? बिल्कुल नहीं। बनता है क्या? नहीं बनता है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बनने के लिए यक्स को -4 से छोटा होना पड़ेगा, बराबर। लेकिन आपका यक्स 0 से बड़ा है, तो जहां पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बनती है उसको भी नॉट डिफाइन कह सकते हैं आप। तो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन, जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ये होता है बेटा, तो यहां पे फंक्शन अपने डोमेन में एवरीवेयर पॉजिटिव होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पे आप बिंदास लिखो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इट इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल। एक बार इंटरवल चेक करना कि कहीं पे निगेटिव ना बने। also फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन 0,5। मतलब ये जो पहला है ये सेटिस्फाई हो गया, चलो इसको हटाता हूं, तो यहां पे आपका 1 मार्क मिल गया। अब ये सॉल्व करेंगे कि कम से कम एक सी इस इंटरवल 0,5 में मिलना चाहिए जो इसे सेटिस्फाई करे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। नाउ देखो एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स है 1/2√x+4। एफ डैश एक्स क्या है? 1/2√x+4। तो एफ डैश सी क्या होगा? एफ डैश सी होगा 1/2√c+4। अच्छा, एफ ऑफ बी क्या है? इंटरवल a, b है ना, तो एफ ऑफ बी कितना हुआ? यानी एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 कितना हुआ? 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। और एफ ऑफ ए यानी कितना? एफ ऑफ 0, 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। तो हम यहां देखो, अगर आपको स्कीम ऑफ मार्किंग साथ ही साथ में बता दूं, ये जो आपने कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दिखाया, यहां पे आपका 1 मार्क फिक्स है। यहां पे आपने डेरिवेटिव निकाला, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली, यहां आपका 1 मार्क फिक्स होना चाहिए, बराबर। या फिर यहां पे भी आपको 1 मार्क मिल सकता है। देखो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, यहां पे 1 मार्क, तो हो गए 3 मार्क्स। अभी चौथा जो 1 मार्क डेडिकेटेड रहेगा वो इसके लिए रहेगा। तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसे होता है। तो इसके लिए आपका 1 मार्क फिक्स होएगा। देखो एफ डैश सी क्या है? ये है 1/2√c+4। एफ ऑफ बी कितना है? 3, और ये 2, और b माइनस ए कितना है? 5 - 0, ये 5 - 0। बस इसे सॉल्व करो तो 1/2√c+4 ये बन गया आपका 1/5। 2√c+4 ये बन गया आपका 5। तो 4 × c+4 इज इक्वल टू 25। c+4 25/4, c इक्वल टू 25/4 -4, तो c इक्वल टू 9/4। तो c इक्वल टू 9/4 इसको बिलोंग करता है क्या? 0,5 को, तो बिल्कुल 0,5 को बिलोंग करता है। 9/4 मतलब कितना? 2 पॉइंट समथिंग ना, तो बिल्कुल। और कम से कम एक वैल्यू तो बननी ही चाहिए। एलएमवीटी क्या कहता है कि इस इंटरवल में c कम से कम एक वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकती है। तो यहां पे 9/4, तो यहां पे आपका इस स्टेप को, मतलब c का वैल्यू फाइंड करने के बाद आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा। तो देखो एक्सपेक्टेड है कि इस बार एलएमवीटी पे सवाल आए, एक्सपेक्टेड है कि एलएमवीटी पे सवाल आए इस तरीके से। तो आपको जब भी ऐसे रोलेस थ्योरम का भी सवाल आ सकता था, है ना, रोलेस थ्योरम का, एलएमवीटी का, तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए डेडिकेटेड 1 मार्क रहेगा, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। ओके, देखो बच्चों, तो ये सवाल है आपका एलपीपी से। मैंने बोला था कि एलपीपी का वेटेज ही 4 मार्क्स है, उसमें से सबसे ज्यादा बार ये सेक्शन डी में आता है, एज इट इज 4 मार्क्स। उसमें से भी सबसे ज्यादा बार सॉल्यूशन पे सवाल आता है, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी।
तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सॉल्यूशन करना है तो आपको इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब आपको ग्राफ बनाना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, तो सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले हम इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, है ना। इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो इफ आई पुट y0 आई एम गेटिंग x5, इफ आई पुट x0 आई एम गेटिंग y15, मतलब एक काफी बड़ी वैल्यू है। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 आपका इस तरीके का लाइन आ सकता है, बराबर। लाइन थोड़ा सा क्रॉस दिख रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं। देखो ये आपका लाइन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, लाइक दिस। एक मिनट, जितना हो सकता है उतना ठीक से लाइन ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, आप समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये पॉइंट्स, ये लाइन पहले निकाल लेते हैं, फिर पॉइंट्स का एक आइडिया आएगा। इफ आई पुट y0 आई एम गेटिंग x एज 8, यानी इधर, है ना। इफ आई पुट y0 आई एम, इफ आई पुट y0 एंड इफ आई पुट x0 6, तो ये लाइन कुछ आपकी इस तरीके से दिखेगी। ये लाइन आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 रहेगी, और ये लाइन आपकी 3x प्लस y इज इक्वल टू 15 रहेगी। इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इफ आई पुट y0 आई एम गेटिंग x5, और ये रहेगा आपका 0,15, 0,15। यहां पे इफ आई पुट x0 आई एम गेटिंग y6, इफ आई पुट y0 आई एम गेटिंग x8। ये अब दोनों का भी लेस देन है, दोनों का भी लेस देन मतलब इसका इधर और इसका भी इधर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका एरिया बनेगा ये वाला, बराबर। एरिया बनेगा ये वाला, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे P, A और ये B। और आपके ये चार हो गए कॉर्नर पॉइंट। चार क्या हो गए, कॉर्नर पॉइंट। A और B तो पता है, तो P भी आपका कॉर्नर पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते। P के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले सर, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। तो ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये -3y और ये कितना -9, तो y अपना कितना मिलने जा रहा है 3, y 3 मिला तो x कितना मिलेगा 2, है ना। x 2 मिलेगा क्या, शायद नहीं। y की वैल्यू 3 यहां डाल दी, x 6 मिलना चाहिए। x कितना मिलना चाहिए, y 3 मिला ना, -3y, और 15 में से 24 गए, -9, y आपका 3 मिल रहा है। y की वैल्यू 3, तो यहां जाके 15 - 3 कितना 12, x आपका 4 मिलेगा, x आपका मिलेगा 4। ये देखो, तो ये पॉइंट आपका 4,3। तो कॉर्नर पॉइंट निकालने से मतलब होता है, तो कॉर्नर पॉइंट्स आपने निकाल लिए भाई, ओके। तो कॉर्नर पॉइंट पे आपको z का वैल्यू चेक करना होता है, कॉर्नर पॉइंट पे आपको z का वैल्यू चेक करना होता है। तो एट ओरिजिन z का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। एट a 5,0, 5 फॉर द 20, 20 प्लस 0 कितना 0, सॉरी 20, तो z का वैल्यू कितना मिल गया 20। एट b कहां पे आएगा, b कौन है, ये 0,6 यहां लगा दिए, z का वैल्यू क्या आएगा 18, z का वैल्यू क्या आएगा 18। और पॉइंट p पे आप जब डाल दोगे, पॉइंट p पे जब डाल दोगे तो 4 फॉर द 16 प्लस 9 25, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देयरफॉर z हैज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 25 व्हेन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। ये हो गया आपका 4 मार्क्स का टोटल सॉल्यूशन। तो यहां पे आपका स्कीम ऑफ मार्किंग क्या होगा कि जैसे ही आपने ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करी तो यहां पे आपका 1 मार्क फिक्स होगा। इनफैक्ट यहां पे 2 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आपने ग्राफ निकाला, अब आपको कोई ग्राफ पेपर तो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो एलपीपी का ग्राफ आपके जो आंसर शीट होता है उसी पे
अच्छे से करना होता है, पेंसिल से निकालो तो और अच्छी बात है। ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको आपके आंसर शीट पे ही इसको लिखना होता है, बराबर। तो यहां आपको 2 मार्क्स मिलना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट आपने ठीक से निकाले, ग्राफ आपने ठीक से निकाला, यहां आपके 2 मार्क। इस सेक्शन को कि आपने इस सेक्शन को 1 मार्क होगा एंड डेडिकेटेड 1 मार्क होगा इस कंक्लूजन को। याद रखना, सिर्फ जेड की वैल्यू लिख के आंसर को छोड़ो मत। जैसे आपने जेड की वैल्यूज को लिखा, एंड में कंक्लूजन को अलग से मार्क मिलेंगे कि क्या सॉरी क्या आपका जेड का मैक्सिमम वैल्यू, ये आपको लिखना चाहिए। ओके, हाँ तो देखिए बच्चे, मैंने जैसे बोला था ये सवाल आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम का सवाल है, और सेक्शन बी में मोस्ट पॉसिबली ये आता है। ओके, तो शुरू करते। तो यहां देखिए, यहां आपको करना क्या है, इसे प्रूव करना है। और ये थ्योरम काफी कम बार यूज होता है क्वेश्चंस में, आपको पता होगा कि ये थ्योरम काफी कम बार यूज होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन एज अ थ्योरम ये आ चुका है और आने का चांस भी सबसे ज्यादा इसी का है इस बार के एग्जाम। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा एक टास्क मैं आपको दे देता हूं। सिंपल सा एक काम आप कर सकते हो कि ये जो है, ये आरएचएस से एलएचएस की तरफ आएंगे, अपन आरएचएस से एलएचएस की तरफ आएंगे, 0 to 2a हमें प्रूव करना है, याद रखो। तो यहां पे हाँ, इन आरएचएस सेकंड इंटीग्रल, आरएचएस के सेकंड इंटीग्रल में हम पुट करेंगे 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी। इसे टी पुट करिए। तो जैसे आपने टी पुट किया तो डिफरेंशिएट भी तो करना बनता है, तो यहां का डिफरेंशिएशन होगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस डी टी। लिमिट चेंज होगी, पता है आपको लिमिट चेंज होती है। तो व्हेन एक्स इज 0, और ये लिमिट 0 की है ना, व्हेन एक्स 0 तो टी का लिमिट क्या आएगा, 2a। व्हेन एक्स इज a, टी का लिमिट क्या आएगा, a। तो आपका आरएचएस क्या हुआ, देखो बच्चों, आरएचएस में फर्स्ट इंटीग्रल में एज इट इज लिख रहा हूं क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन रखा है सेकंड इंटीग्रल में। तो आपकी लोअर लिमिट कितनी है, 2a, अपर लिमिट कितनी है, a, और ये बना आपका एफ ऑफ टी, और dx आपका क्या बना, माइनस डी टी। dx क्या बना आपका, माइनस डी टी बना। अब यहां देखो, आपको प्रॉपर्टी पता है, ये आरएचएस है, तो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इस माइनस को मुझे एडजस्ट करना है। अगर माइनस को एडजस्ट करना है तो लिमिट इंटरचेंज करोगे तो वैसे भी एक माइनस बाहर आता है, तो वो लिमिट में इंटरचेंज कर देता हूं, वो माइनस और ये माइनस जाके बनेंगे प्लस। तो ये प्लस a टू 2a एफ ऑफ टी डी टी। और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यहां लिमिट सेम रखता हूं, सिर्फ एक्स की जगह टी लिखता हूं, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हो बाय पुटिंग सेम लिमिट। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, एफ एक्स डी एक्स यहां पे आएगा एक्चुअली। अब आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर ए और बी के बीच कोई नंबर सी लाए होता है, तो ऐसे आपने पढ़ा होगा कि ए टू सी प्लस सी टू बी होगा, तो इसे ए टू बी लिख सकते थे आप बाय कीपिंग सेम फंक्शन। ये प्रॉपर्टी शायद आपको पता होगी। तो उस प्रॉपर्टी से ये 0 टू ए टू 2a फंक्शन सेम है, तो यहां पे आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, और यही आपका एलएचएस है। आप चाहो तो सिंस बोल के इसे याद दिला दो कि ऐसे होता है, यहां एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके आपने इसका सॉल्यूशन बनाया। वैसे यहां अगर मैं बात करूं तो आपने ये जो सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएट करके दिखाया, यहां आपका 1 मार्क फिक्स हो गया बच्चों, यहां आपका 1 मार्क फिक्स होगा, ठीक है। फिर जैसे आपने आरएचएस लिखा तो यहां आपका 1 मार्क फिक्स होगा। जैसे आपने यहां पे देखो सब ये चेंज करके इसे लिखा, यहां पे आपका 1 मार्क, और ऑफकोर्स आपके आंसर को 1 मार्क। अगर ये प्रॉपर्टी आप उसका रीजन में प्रॉपर्टी लिखो कैसे क्यों हो रहा है, तो प्रॉपर्टी लिखो। मैंने इसके पहले भी बात की थी
जितना हो सकता है उतना बेटा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करो। जितने जस्टिफिकेशन आपके थ्योरम के प्रूफ में या क्वेश्चन की आंसर में होंगे उतना अच्छा होता है। जस्टिफिकेशन दे दो। देखो बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम होता है आपके पास, आराम से सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल बले बले करके क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, टाइम कंस्टेंट होता है सीईटी में और जेई में, वहां टाइम का काफी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ बेटा बहुत पेशेंसफुली, बहुत टाइम लेके अच्छे से डेकोरेट करके आंसर लिखो। ओके चलो, ओके तो बच्चों देखिए सेक्शन डी का ये अगला सवाल, और ये आपका थ्योरम है डिफरेंशिएशन का थ्योरम है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनवर्स फंक्शन का इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x dy by dx नॉट इक्वल टू 0 ऑन द गिवन इंटरवल। तो dx by dy इस तरीके से किया जा सकता है, और उसका हेल्प लेके फिर इसे फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको इसे प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ मैं कैसे दे देता हूं, और यहाँ पे और एक लाइन एड अप करनी पड़ेगी। अगर आपके बोर्ड की बुक में आपने इसका स्टेटमेंट पढ़ा होगा इस थ्योरम का, तो वहां पे एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ऐसे एक स्टेटमेंट या एक लाइन पढ़ा होगा। यहां मैं वो लाइन लिखना भूल गया, तो आप एक काम करिए ना, मैं इसका प्रूफ आपको अच्छे से बता देता हूं। इसमें अगर स्टेटमेंट में कुछ एडिशनल होगा तो आप एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करके इसका स्टेटमेंट अच्छे से देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है ये प्रूव करना, बाकी कुछ नहीं। देखो, लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई, ये आपको लिखना होता है बराबर, इन एक्स एंड वाई, ये आपने लिखा। तो क्लियर दिख रहा है ना ब्लू वाला। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। आपको पता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, सिंस आप यहां पे ऐसे लिखो तो और अच्छा है, y इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y x का फंक्शन है, दिख रहा है ना। तो x में जैसे डेल्टा x का इंक्रीमेंट है, जैसे कि ये 0 के पास जाएगा, ये भी आपका 0 के पास जाएगा ही जाएगा। आगे वी नो दैट डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को लिखा जा सकता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। आप बोलोगे सर इसे लिखने से अच्छा है कि इसे लिखो। बेटा ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव फंक्शन है, ये कौन है, नंबर से, इसमें बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, p इक्वल टू 1/1/p ऐसे लिखना जैसा। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हो नंबर्स में। अब उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन में उतारना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में उतारने के लिए आपको क्या करना रहेगा, अब इस पे लिमिट लगा दो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन, सॉरी यहाँ पे डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि लिमिट, यहां पे समझो, वहां पे तो ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, सिंस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, इसे लिखा जा सकता है dx अपॉन dy, एंड लिमिट डेल्टा वाई, हाँ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसे लिखा जा सकता है dy अपॉन dx। अब देखो नाउ लिमिट, ये आपका डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो यहां मैंने लिखा था कि डेल्टा एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा वाई भी 0 की तरफ जाएगा। तो इसका लिमिट मैंने चेंज कर दिया, डेल्टा वाई कर दिया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो 1 अपॉन लिमिट, यहां पे डेल्टा एक्स ही रहने दो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां पे आप लिख सकते हो dx बाय dy, और ये 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये रहा बच्चों आपका प्रूफ। ओके, इतना इजी वे में आपका प्रूफ बन सकता है।
तो यहाँ वेटेज स्कीम ऑफ मार्किंग क्या होगी, यहाँ स्कीम ऑफ मार्किंग आपको ये लिखने पे आपका 1 मार्क आपको फिक्स मिलना चाहिए, यहाँ आपका 1 मार्क आपको फिक्स मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका 1 मार्क फिक्स होगा। देखो स्टेप कौन कौन सी स्टेप को आपको 1 मार्क मिल सकता है। आपने ये जो लिखा है ना कि ये जो फॉर्मूलाज है, एक तरीके से फॉर्मूलाज है, यहाँ पे आपका 1 मार्क होगा और ऑफ कोर्स आपके रिजल्ट को आपको 1 मार्क मिलना चाहिए। अगर आप स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन करते हो तो पेपर चेक करने वाला इस तरीके से 1 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करके देगा, बराबर। ओके, तो बच्चों देखो ये सवाल आपका क्वेश्चन 33 सेक्शन डी का सवाल है, और ये देखते ही आपको पहचान में आना चाहिए कि ये सवाल है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, इंडेफिनेट के पार्शियल फ्रैक्शन का। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है ना, तो यहां पे मैं इन 2x² - 3 अपॉन x² - 5 x² + 4 आप यहां पे पुट करिए x² को t। याद रखो मैंने इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया हुआ है, मैं इंटीग्रेशन के बाहर x² को t लेता हूं। t लेने के बाद वो लीनियर बन जाएंगी, सारी टर्म लीनियर बन जाएगी, तो लीनियर में मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान जाएगा, लीनियर में पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से उसको स्प्लिट करके लिया है फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अगर ये सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन के अंदर करता तो मुझे dx को भी चेंज करना पड़ता, लेकिन मैं क्या करता हूं x² = t मैंने थोड़ी देर के लिए लिया है, बस मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने तक t का यूज करूंगा, फिर उसको रिसब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन में डाल दूंगा। याद रखो मैंने इंटीग्रेशन के अंदर x² को t सब्स्टिट्यूट नहीं किया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वेरिएबल, वेरिएबल चेंज नहीं कर। तो यहां पे ये बनेगा t 2t - 3 अपॉन t - 5 और t + 4, क्योंकि आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन में ये आसान होता है इसे सॉल्व करना पार्शियल फ्रैक्शन में। अब देखो या तो आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से मेरा क्या मतलब है कि आप इसे थोड़ा सा आप पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे करते हो ना, पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसे कुछ ऐसे सॉल्व करोगे इस तरीके से। अब ए और बी फाइंड करने की कोशिश करते हो तो मैं लॉजिकली भी कर सकता था। लॉजिकली करने का मतलब क्या है कि इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखो ना, उन दोनों का एडिशन होना है, एडिशन अगर होना है 1/t - 5 + 1/t + 4, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि इसके बराबर मुझे दिखाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 2t है ना प्लस -1 बनता है, तो -3 यानी -2 -1 को -3 + 4 करके भी किया जा सकता है, लेकिन ठीक है जाने दो, अपन क्या करेंगे इसको अपने बोर्ड मेथड से ही करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2t - 3 आपका आएगा a × t + 4 + b × t - 5। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं कि सर ये कैसे आ गया, ये बोर्ड पेपर का डिस्कशन है बेटा, ये तब आप देख रहे होंगे जब आपका पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन हो गया रहेगा, इसलिए छोटी छोटी चीजें मैं इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन जब मैं फुल लेंथ कोर्स पढ़ाता हूं तो ये सारी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं। अब फुल लेंथ कोर्स या तो यूट्यूब पे कुछ चीजें आएंगी, ऑफलाइन कोई बच्चा लातूर सिटी से देख रहा है तो ऑफलाइन में तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन होने वाला है उस बच्चे का। देखो अब आगे यहां पे आपको पहले क्या निकालना है, ए निकालना है, तो बी को वैनिश करना पड़ेगा। बी को वैनिश करने के लिए आई पुट t = 5 ताकि 0 बने, तो पुट t = 5 यानी बी हट जाएगा, और यहाँ पे t = 5 to the 10 - 3 कितना 7 और 5 + 4 कितना 9, तो आपका a बनता है 7/9, a बनता है आपका 7/9। अब आपको a निकालना है, a निकाला, b निकालना है, तो a को वैनिश करना है तो t की वैल्यू -4 रखनी पड़ेगी ताकि 0 बने, तो -4 × 2 - 8 - 3 - 11 इज इक्वल टू -4 माइनस ये -9a, तो यहां से सॉरी b, तो यहां से आपका b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू आपका मिलेगा 11/9।
बी का वैल्यू आपका क्या बनेगा 11/9। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलने जा रही। ठीक है, अब ए और बी मिल गए। तो ए और बी मिलने के बाद यहां देखो, अब मैं इंटीग्रेशन में इसे रख देता हूं। इंटीग्रेशन में रखते टाइम स्मार्टली ए और बी यहां लिख रहे, टी के बदले एक्स स्क्वायर वापस देके लिखो। टी के बदले एक्स स्क्वायर वापस देके लिखो से मेरा मतलब है कि आप इसे ऐसे लिखोगा 7/9 अपॉन एक्स स्क्वायर -5 प्लस 11/9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4dx, इस तरीके से। बराबर, तो i इक्वल टू 7/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -5dx प्लस 11/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। राइट, अब आपको पता है कि इसके लिए 1 अपॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx रहेगा, तो ये 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की तरफ जाएगा। ये रिजल्ट आपको पता है। इसका रिजल्ट क्या होता है सर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है सर। ये रिजल्ट आ रही बात समझ में? तो यहां पे आप इन दोनों के लिए ये रिजल्ट लगा सकते हो। तो ये रिजल्ट आप लगाओगे तो यहां पे क्या होगा देखो, तो दैट इज इक्वल टू 7/9 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर प्लस 11/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक तरीके से ऐसे लिखेंगे आप इसे, तो 7/9 इंटू 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 11/9 इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो 7/18 √5 लॉग मॉड एक्स माइनस √5 एक्स प्लस √5। बघा किती सोपं झालं, 11/18 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 शेवटी प्लस सी जोडा, संपलं। तो इतने आसानी से आप सवाल को बना सकते हो, राइट, इस तरीके से। तो आप यहां पे अगर स्कीम ऑफ मार्किंग की मैं बात करूं तो ए और बी फाइंड करना, यहां पे आपका 1 मार्क आपको मिल जाना चाहिए। जैसे आपने इसको यहां सेपरेट करके ये किया हुआ है ना, इंटीग्रेशन में लिखा, यहां पे 1 मार्क यू कैन एक्सपेक्ट। अब जब आपने फॉर्मूला रखा तो यहीं पे आपका, यहां पे आपका 1 मार्क, और सिंप्लीफाइड स्टेप में आपने लिखा यहां पे आपका 1 मार्क, ऐसे आपको मिल जाएगा। हाँ, तो बच्चों ये रहा आपका लास्ट सवाल इस लेसन का, एरिया अंडर कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सवाल है। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग ऑब्वियसली क्या होगी कि इसका एरिया फाइंड करना, इसके अंडर का एरिया फाइंड करना 3 मार्क, और ये उसकी हेल्प लेके जो रिजल्ट आएगा उसकी हेल्प लेके इसका एरिया फाइंड करना 1 मार्क, ये आपका काम होगा। तो यहां देखिए इसका एरिया आपको प्रूव करना है। ऑफ कोर्स यहां पे दिख रहा है कि आपका इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है। अब एरिया चाहे इलिप्स चाहे कौन सी भी टाइप का, आपको पता है 2 टाइप के इलिप्स होंगे, ए ग्रेटर देन बी में ऐसा दिखेगा, ए लेस देन बी में खड़ा दिखेगा। तो हम मान लेते कि ए ग्रेटर देन बी वाला है और हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया है इसको 4 टाइम करेंगे। आपको एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है, मतलब ये पॉइंट आपका क्या रहेगा, a,0 होगा, ये पॉइंट आपका 0,b होगा। इलिप्स का थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। हमें एरिया पूरे इलिप्स का निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों एरिया क्या होंगे, सिमेट्रिक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम निकालने जा रहे हैं। तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया दिख रहा है क्या, हाँ, रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 टाइम्स, चलो ये 4 टाइम्स एरिया OAB, और आपको दिख रहा है कि 4 टाइम्स ये यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे, ये कौन सा इक्वेशन होगा, x इक्वल टू a होगा,
और ये आपका x इक्वल टू 0 होगा। तो आपका एरिया 0 टू a में बटा हुआ है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको यहां पे क्या लेना होता है, इस जो इलिप्स का इक्वेशन है उसका y इक्वेशन लेना होता है और उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना रहेगा। अब y इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, और y इक्वेशन निकालने का जो प्रोसेस है उसको 1 मार्क डेडिकेटेड होगा। तो देखो इक्वेशन कैसे निकालता हूं। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा समझ जाओ, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंथी होने वाला है। आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको किसकी जरूरत है, वाई इक्वेशन की जरूरत है भाई। वाई इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहां से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं आप बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर y को आप लिख सकते हैं बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका y इक्वेशन। तो ये y इक्वेशन आप यहां पे डाल दीजिए, 0 टू a बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा इसको 1 मार्क मिलेगा आपको अलग से, मैं स्कीम ऑफ मार्किंग में आपको बता दूंगा। अब y इक्वेशन मिला, तो एरिया आपका हो रहा है 4b बाय ए, है ना, 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है रिजल्ट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, तो 4b बाय ए, है ना, 4b बाय ए, इसका रिजल्ट होता है x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। और यहां पे लिमिट लगाना बाकी है, तो लिमिट लगा देंगे। तो 4b बाय ए, अपर लिमिट लगाएंगे ना, लोअर लिमिट तो लगाएंगे नहीं, अपर लिमिट से काम बन जाएगा। लोअर लिमिट क्यों नहीं लगाएंगे, देखो लोअर लिमिट यहाँ x की वैल्यू 0 लगा दिए, ये टर्म 0 बन गई, और यहाँ x की वैल्यू 0 लगा दिए, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो लोअर लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 होने वाला है। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होता है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी साइन इनवर्स क्या होगा, यहां पे बनेगा 1। तो 4b बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2, तो एक ए कैंसल और ये 2 2 जा 4 कैंसल, तो आपका आंसर बना पाई ए बी। और ये एज अ शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हो कि जो इलिप्स होता है, जैसे कि आप बोलते हो ना सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर, वैसे इलिप्स ने एंक्लोज किया हुआ एरिया होता है पाई ए बी। ए एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होता है वहां से ए निकलता है, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर होता है वहां से बी निकलता है, तो पाई ए बी। तो यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे दिखेगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपको मैंने जैसे बोला कि आपने ये पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, इसको आपको 1 मार्क मिलेगा, इस पार्ट को आपको मिलेगा 1 मार्क। और आपने जो फिगर निकाल के ये वाला रिजल्ट लिखा है ना, ये वाला रिजल्ट लिखा है, ये वाले रिजल्ट को आपको मिलेगा 1 मार्क। ओके, फिर आपने जो प्रॉपरली फिगर उतारी है ये हो गया आपका, सॉरी इसको अलग से मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इसी में आता है कि फिगर निकाली, फिगर से आपने ये फॉर्मूला बनाया, उसी में आ जाएगा। तो ये हो गया आपके 3 मार्क, इस रिजल्ट को आपको 1 मार्क। और अब आगे का 1 मार्क होगा इसका। तो मैंने क्या प्रूव किया कि इस इलिप्स का एरिया पाई भी होता है। इस रिजल्ट को यूज करके आपको इसका रिजल्ट बताना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप मुझे कमेंट में बताओ, जो बच्चे देख रहे हैं, कि इस रिजल्ट को यूज करके इस इलिप्स का एरिया क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे, मैं वेट करूंगा कमेंट की। तो ये आगे का पार्ट, ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क जैसा पार्ट है। आप प्लीज कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश करो। बस ये रिजल्ट जो मैंने प्रूव किया हुआ है उससे इसका रिजल्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना
गेस पेपर डिस्कशन, जो मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज है, ऐसा गेस पेपर आपको दिखना चाहिए। बच्चे इस चैनल पे आपको मैं बता दूं आगे चल के क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। जैसे आपने गेस पेपर देखा तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा एमएसटी सीईटी का क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। पिछले 15 साल से मैं एमएसटी सीईटी पढ़ा रहा हूं, तो उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा। हर क्वेश्चन, हर लेसन के कम से कम 50 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, उसमें से 40 क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्टकट। तो सीईटी में क्या होता है भाई, सीईटी एग्जाम इजी होती है, जेई के मुकाबले सीईटी काफी इजी होती है। सीईटी में पूरा गेम किस पे टिका हुआ है, पूरा गेम टिका हुआ है स्पीड एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेट आंसर विथ स्पीड। तो स्पीड देने की मैं आपको कोशिश करता हूं, एक्यूरेसी आपको विथ प्रैक्टिस मेंटेन करनी। तो मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है वो लगा के मैं आपको ऐसी बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा हर लेसन की, क्योंकि मैं लास्ट 15 साल से जेई भी पढ़ा रहा हूं। 15 साल से नहीं कह सकते, 10 साल से जेई पढ़ा रहा हूं और 15 साल से सीईटी पढ़ा रहा हूं। तो ये परफेक्शन अपने दिमाग में है कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। इसलिए चैनल पे बने रहिए, आने वाली वीडियोस देखिए, क्रैश कोर्स बिल्कुल अटेंड कीजिए। डेली आपका क्रैश कोर्स का लाइव सेशन में लेने वाला हूं। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।